पीटी परीक्षा हुई है 69 बीपीएससी पीटी हो चुका है। अब इसके रिजल्ट आने वाले हैं, आएंगे, जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा तकनीक काफी डेवलप हो गया है और ओएमआर सीट को जांचना कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है। तो इसकी मेंस की परीक्षा के लिए, यानी 69वीं बीपीएससी मेंस की परीक्षा की तैयारी के लिए हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। और इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी विषय हैं, इतिहास है, भूगोल है ना, उसके बाद जाके फिर भारतीय राज्य व्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसके बाद फिर साइंस टेक्नोलॉजी है यानी विज्ञान तकनीक है ना, और करंट अफेयर्स, स्टैट, ये सभी विषयों की तैयारी हम लोग करेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को ज्योग्राफी के बारे में आपको बता रहा हूं कि भूगोल में आप किन किन माने जो है बातों पर ध्यान देंगे और किस तरह से उसकी तैयारी होनी चाहिए। जीएस के बहुत सारे सेक्शन हैं। आपने पीटी में भी पढ़ा है जीएस को, मेंस में भी जीएस आपको आएगा, लेकिन दोनों में अंतर यह हो जाता है कि पीटी में आप केवल इंफॉर्मेटिव रहते हैं, आप फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, मैक्सिमम फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं। लेकिन मेंस में क्या होगा कि आपको डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, यानी आपके विचार का वहां जांच होगा। कोई भी जो गिवन सिचुएशन है, कोई टॉपिक है, उस पर आपका क्या विचार है, आप किस तरीके से आप उसको हैंडल करते हैं, ये मेंस में मायने रखता है। तो जैसे मेंस में भी वही सब सब्जेक्ट रहेगा। हिस्ट्री रहेगा तो हिस्ट्री में स्ट्रगल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट जो है उससे क्वेश्चन आता है, आर्ट एंड कल्चर वगैरह है। इकोनॉमिक्स में रहेगा आपको, फिर पॉलिटी में भारतीय राज्य व्यवस्था हो गया। उसके बाद साइंस में साइंस नहीं पढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाएगा, विज्ञान और तकनीक। हमारे जीवन में जो विज्ञान तकनीक का जो उपयोग होता है, उसका जो इंपॉर्टेंस है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद ज्योग्राफी की जहां तक बात है, आप जीएस में 2 पार्ट पढ़ते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो मेंस की परीक्षा में वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं रहेगा, केवल रहेगा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। और इसी में एक पार्ट हो जाएगा, टेल जुड़ जाएगा, इंक्लूडिंग ज्योग्राफी ऑफ बिहार। कभी कभी बिहार पर ज्यादा फोकस किया जाता है, आपको इस पर प्रिपेयर्ड होकर जाना है, तभी आप इसमें अच्छा कर पाएंगे। अब देखिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में अगर सिंपली अगर देखें, मोटे तौर पर देखें, तो 3 एस्पेक्ट होगा। फिजिकल एस्पेक्ट, यानी इसको हम कहेंगे भौतिक पक्ष, यानी भारत के भौतिक पक्ष को आपको जानना है, उस पर अपना विचार बनाना है, ठीक है। दूसरा इकोनॉमिक एस्पेक्ट, इसको कहेंगे आर्थिक पक्ष, यानी भारत के आर्थिक पक्ष की जानकारी। और तीसरा हो जाएगा ह्यूमन, आप इसको सोशल भी कह सकते हैं, सोशल एस्पेक्ट, मानवीय या सामाजिक पक्ष। अब देखिए ये 3 पक्ष आप इसको मोटे तौर पर कहेंगे, तीनों से सवाल बनता है ना। आप इस तरह से तैयार करके जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योग्राफी में भौतिक पक्ष सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये बेस होता है। हमारा जो आर्थिक क्रियाकलाप है, हमारा जो मानवीय क्रियाकलाप है, हमारी जो सांस्कृतिक क्रियाकलाप है, वो सब इसी भौतिक पक्ष से रिलेटेड है और इसी भौतिक पक्ष के साथ उसकी संलग्नता होती है, इससे जुड़ा रहता है। जैसे आर्थिक क्रियाकलाप में आप खेती बाड़ी करते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, वाणिज्य व्यवसाय करते हैं, ये सब तो इस धरती पर होता है।
उसके लिए जैसे खेती के लिए उस तरह का सॉइल चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स रिसोर्स चाहिए, पावर रिसोर्स चाहिए, समझ रहे हैं? ये सब भौतिक से जुड़ा हुआ है। भौतिक एस्पेक्ट जो बेस हुआ ज्योग्राफी का, तो इसको जानेंगे। जैसे भारत के भौतिक पक्ष के बारे में जानेंगे, समझ रहे हैं? अब जैसे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जो शुरू करेंगे चैप्टर वाइज करके हम लोग देखेंगे हर एक चैप्टर। जैसे भौतिक पक्ष में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, आर्थिक पक्ष में कौन कौन से चैप्टर हैं, और मानवीय सामाजिक पक्ष में कौन कौन से चैप्टर हैं, समझ गए? तो चैप्टर वाइज करके देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ बता रहा हूं कि जैसे भारत का पहले आप परिचय पढ़ेंगे, यहां जो चैप्टर आपका होगा सबसे पहले भारत का परिचय, आप इसको इंट्रोडक्शन कहिए, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। देखिए कोई भी छात्र यदि भारत के परिचय को ठीक से तैयार करता है तो आगे इसको मदद मिलेगा, हर चीज में मदद मिलेगा। बहुत सारे ऐसे प्रसंग आएंगे, कुछ क्वेश्चन आएंगे। जैसे परिचय भारत का ग्लोब पर क्या पोजीशन है, इसका लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल जो लोकेशन है ना, उसके बाद इसकी जो सीमा है, कोस्ट लाइन है, लैंड फ्रंटियर है, उसके बाद भारत का एरिया है ना, क्षेत्रफल के अनुसार भारत की स्थिति, जनसंख्या में भारत की स्थिति, ये सब। और भारत का लोकेशन, जैसे आप कहा जाता है कि भारत हिंद महासागर के उत्तरी शीर्ष भाग पर स्थित है ना, तो इससे भारत को कौन कौन से आर्थिक लाभ प्राप्त है, कौन कौन सा इकोनॉमिक बेनिफिट प्राप्त है, तो आप इसी पर मान लीजिए भारत के लोकेशन पर एक क्वेश्चन बना देगा, समझ रहे हैं? अब इसे भारत के इंपॉर्टेंस को भी आप कह सकते हैं, इंपॉर्टेंस भी पूछा जाए कि भारत का क्या महत्व है, आर्थिक महत्व बताएं, कूटनीतिक महत्व बताएं। अब देखिए भारत का ग्लोब पर जो पोजीशन है उत्तर पूर्व में है और हिंद महासागर के उत्तरी शीर्ष भाग पर स्थित है। तो आप अगर रूट की बात करें, एयर रूट की बात करें या फिर वाटर रूट की बात करें, एयर रूट की बात करेंगे तो पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, कोई भी एयर रूट गुजरता है तो भारतीय क्षेत्र से ऊपर गुजरता है, उसमें भारत की स्थिति है। अगर हम वाटर रूट की बात करें तो जितने भी संसार के वाटर रूट हैं वो भारत के सीमा यानी हिंद महासागर से ऊपर, पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम कोई भी गुजरेगा। जब सुएज कैनाल का निर्माण हो गया तो उसके बाद भारत का इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गया, क्योंकि यूरोप से, पश्चिमी देश से भारत आने के क्रम में डिस्टेंस काफी कम हो गया, तो उससे भारत के ठीक सीमा, भारत के तट से होकर वो जहाज या कार्गो गुजरता है, इससे इंपॉर्टेंस इसका काफी बढ़ गया, समझ रहे हैं? तो इस तरह से जो है इसको देखेंगे। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आता है कि भारत विविधताओं का देश है, विविधता, डायवर्सिटी, इंडिया इज कंट्री ऑफ डायवर्सिटी। डायवर्सिटी क्यों है? तो भारत की जो पहचान है विविधता के कारण पहचान है। विविधता की अगर बात करें तो यहां पर हर एस्पेक्ट में विविधता देखने को मिलता है। जैसे आप धरातल की बात करें तो 3 तरह के धरातल होते हैं, पर्वत, पठार, मैदान। तो भारत में तीनों धरातल है, या कहेंगे स्थलाकृतिक विविधता है। क्लाइमेट की बात करें तो यहां पर दुनिया के तमाम प्रकार के क्लाइमेट के लक्षण भारत में देखने को मिलते हैं। एक ब्रिटिश ज्योग्राफर थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम भारत के जलवायुओं के विषय में कह सकते हैं, वी कैन से अबाउट क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया, नॉट क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्योंकि अकेले भारत में इतनी जलवायु संबंधी विविधता है जितना शायद दुनिया में नहीं है। तो जलवायु विविधता है, मिट्टी में विविधता है, वनस्पति में विविधता है। उसके बाद फिर मानवीय अगर देखें, जाति, प्रजाति, धर्म, हर क्षेत्र में विविधता है। दुनिया के तमाम धर्म के लोग भारत में रहते हैं, दुनिया में तमाम प्रजाति के लोग भारत में रहते हैं। जैसे प्रजाति मुख्य रूप से 3 ही प्रजाति है, मुख्य इस पृथ्वी पर 3 मुख्य प्रजाति हुआ करता था, कॉकेसाइड, मंगोलाइड और निग्रोइड, और उसी से कई नए नए प्रजाति बने। तो ये तीनों प्रजाति के लक्षण भारत में है। कॉकेसाइड भी मूल रूप में तो नहीं है लेकिन संशोधित रूप में। मंगोलाइड पर्वतीय क्षेत्र में, पूर्वोत्तर भारत में, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मंगोलाइड के लक्षण मिलते हैं। और निग्रोइड जो है जैसे अंडमान निकोबार और साउथ इंडिया के भी बहुत सारे भाग में जो ट्राइबल सोसाइटी है वहां इस तरह के लक्षण मिलते हैं।
तो हर एस्पेक्ट में विविधता है। ये आपने शायद पढ़ा होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन कहा था, उनका एक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं। हेथाय आर्ज हेथाय अनार्ज शक द्रविड़ चीन मुगल मंगोल दल पठान एक देह हलोलीन। अर्थात भारत में आर्य भी आए, अनार्य भी, शक भी आए, दक्षिण पूर्व एशिया से आए, जिसने सब संवत चलाया था, आप इतिहास पढ़ते होंगे। शक द्रविड़ चीन, द्रविड़ भी साउथ इंडिया में द्रविड़ लोग रहते हैं, चीनी लोग भी, जिसका नाम चपटा देखिएगा, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में पूर्वोत्तर भारत में इस तरह के लोग मिलेंगे। अब मुगल भी यहाँ आए, मुगल मंगोल भी आए आक्रमणकारी के रूप में। अब दल पठान, पठान लोग समूह में आए, है ना, ये सब आए तो आकर वापस नहीं गए, भारत के साथ मिलकर एक देह हलोली, मुगल मंगोल दल पठान एक देह, तब भारत रूपी शरीर के साथ मिलकर एक हो गया। अब आप सोच सकते हैं इस लाइन से भारत की विविधता झलकती है, तो भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। तो इस तरह से आपको अपना सोच डेवलप करना है, आपको अपने लेखनी को माने जो है डेवलप करना है, ताकि परीक्षा में जो सवाल पूछे जाए। देखिए सवाल जो है कहीं भी आप अगर खोजेंगे तो टू द पॉइंट किसी किताब से नहीं मिलता है, उस किताब को पढ़ के आपको अपना विचार डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि परीक्षा में कमीशन में खास करके जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, हर प्रश्न जो है सिचुएशन बेस्ड होते हैं, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का टेस्ट होता है, तो उसके हिसाब से आप उसको डील कीजिएगा तो आपको बेहतर प्राप्त होगा। समझ रहे हैं? तो भारत का परिचय पढ़ेंगे, परिचय को बेहतर तरीके से पढ़िएगा तो आपको इससे क्वेश्चन बनेगा। परिचय के बाद फिर भारत के भौतिक विभाग या इकाई, इसको अंग्रेजी में कहेंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन। जैसे उत्तरी पर्वत, दक्षिणी पठार, उत्तरी मैदान, तटीय मैदान, ये सब जो है भौतिक इकाई, इस पर सवाल आता है। जैसे बीपीएससी में एक बार पूछा था कि हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर कीजिए। दक्षिणी पठार से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, है ना। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी छोटा छोटा सवाल दे देता है, खादर बांगर क्या है, खादर का निर्माण क्यों गंगा के मैदानी क्षेत्र में हुआ है, तराई का निर्माण क्यों हिमालय शिवालिक के निचले भाग में हुआ है, या भावर क्या है, भावर का निर्माण हिमालय के तलहटी में लोअर पार्ट में पीडमोंट जोन में क्यों हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। उसके बाद भारत की जलवायु, क्लाइमेट को आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है। जैसे मानसून के बारे में, मानसून की उत्पत्ति और क्रियाविधि, मैकेनिज्म के बारे में आपको जानकारी रखनी है। इससे अक्सर क्वेश्चन आता है ना। एक क्वेश्चन आता है कि भारत का आधा भाग कर्क रेखा के उत्तर स्थित है, फिर भी भारतीय जलवायु को उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। यानी हाफ पार्ट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इन स्पाइट ऑफ दैट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज टर्म्ड एज ट्रॉपिकल मानसून। अब देखिए इसको लिखेंगे, भारत जरूर है, भारत का आधा भाग जरूर कर्क रेखा के उत्तर है, इसके बाद भी इसको ट्रॉपिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तर में जो हिमालय पर्वत से अवरोधित संपूर्ण भारत है, यहां पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट की सारी विशेषता पाई जाती है। क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा गर्मी कर्क रेखा के उत्तर ही होता है और ठंडा भी इसी क्षेत्र में होता है, और हिमालय पर्वत से अवरोधित होने के कारण शीतकाल में साइबेरिया से ठंडी हवा भारत नहीं आ पाती है, और ग्रीष्म काल में दक्षिणी पश्चिमी मानसून को हिमालय पर्वत रोककर भारत में वर्षा करने के लिए विवश कर देता है। इसलिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट की दशा पाई जाती है। इसमें भी एक डीडी स्टैन का एक स्टेटमेंट है कि हम सदैव ही भारत को एक उष्णकटिबंधीय देश मानते हैं, क्योंकि उत्तर में हिमालय पर्वत से अवरोधित संपूर्ण भारत एक इकाई है जहां एक जलवायु पाई जाती है, एक व्यवस्था पाया जाता है ना। और इस जलवायु को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु कहते हैं, क्योंकि पूरे भारत में एक ही पवन तंत्र से वर्षा होती है, उसका नाम है दक्षिणी पश्चिमी मानसून नाम है। तो क्लाइमेट में ये हो गया। उसके बाद दक्षिणी पश्चिमी मानसून से आप क्या समझते हैं, इससे भारत के किन किन भागों में वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून से आप क्या समझते हैं, इससे भारत के किन किन भागों में वर्षा होती है। तमिलनाडु और पंजाब में जाड़े में वर्षा होती है, क्यों, इसका कारण बताएं, है ना। लौटती मानसून से आप क्या समझते हैं, इससे भारत के किन किन भागों में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ से आप क्या समझते हैं, जेट स्ट्रीम हवा कैसे पश्चिमी विक्षोभ को बाहर लाती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। ये सब क्वेश्चन कुछ होंगे। क्लाइमेट के बाद फिर हम लोग जाएंगे, यानी भारत की नदियां, नदी घाटी परियोजना
समझ रहे हैं? जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है, रिवर वैली प्रोजेक्ट है, ये जो प्रोजेक्ट स्थापित किए जाते हैं इससे समस्या होती है, पारिस्थितिकीय समस्या होती है ना, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है। जैसे मानवीय बस्ती को विस्थापित करनी पड़ती है, जंगल के क्षेत्र नष्ट होते हैं, है ना, सॉइल इरोजन भी बढ़ता है और भी कई तरह की समस्याएं होती हैं। इसीलिए अक्सर जो है परियोजनाओं के विरोध में आवाज उठती है। एक क्वेश्चन बीपीएससी में पहले पूछा जाता था, आगे भी पूछा जा सकता है कि इन परियोजनाओं के विरुद्ध जो आवाज आंदोलन होते हैं उसकी प्रासंगिकता की चर्चा करें, वर्णन करें कि क्या वो प्रासंगिक है या अप्रासंगिक है। इसी में नदी जोड़ो परियोजना जो लिंक प्रोजेक्ट है कि नदी जोड़ो परियोजना, इसके लाभ हानि क्या क्या है, इस पर आपको अपना विचार डेवलप करना है ना। कि भारत में जैसे एक ही साथ में आप देखिएगा कि कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या रहती है, कुछ क्षेत्रों में सूखे की समस्या रहती है, और भारत में जल के साथ विडंबना है कि जल का वितरण सही नहीं है। कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक पानी है, कहीं पर पानी नहीं है। इससे दोनों तरह की समस्या होती है, दोनों क्षेत्र समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। इसी के लिए नदी जोड़ो परियोजना या लिंक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इससे दोनों का समाधान होगा। देखिए, बाढ़ को खत्म नहीं किया जा सकता है, हाँ, बाढ़ के हानिकारक प्रभाव को अच्छे प्रभाव में परिवर्तित जरूर किया जा सकता है। इस तरह से ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद भारत की प्राकृतिक वनस्पति है, चैप्टर है, ये इससे सवाल कभी बनता है कभी नहीं बनता है, समझ रहे। इसमें जैसे एक सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी चैप्टर होता है, इसी से जुड़ा हुआ है ना, सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री, इसके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। समझ रहे बात को। उसके बाद फिर भारत की मिट्टी है, मिट्टी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा और इससे क्वेश्चन बनेगा। जैसे मिट्टी से आप क्या समझते हैं, भारत को प्रमुख मिट्टी प्रदेशों में बांटकर उसकी चर्चा करें, उसकी व्याख्या करें, है ना। अब अलग अलग करके काली मिट्टी से आप क्या समझते हैं, है ना, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए। आप भारत के किन किन भागों में पाया जाता है। लाल पीली मिट्टी से क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। लेटराइट मिट्टी से क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। जलोढ़ मिट्टी से क्या समझते हैं, ऐसे करके या पूरे भारत की मिट्टी को आपको लिखने के लिए दे देगा, इससे सवाल बनाएंगे, समझ लेना। उसके बाद सॉइल से भी संबंधित समस्या है, जैसे सॉइल इरोजन एक गंभीर समस्या है वर्तमान समय की। कई क्षेत्रों में इस समस्या के कारण जो है कृषि भूमि नष्ट हो रहा है, तो इस पर भी थोड़ा सा देखेंगे। जो अभी जो पारिस्थितिकीय समस्या है उसके कारण सॉइल इरोजन भी एक चुनौती का क्षेत्र है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद जाके हम लोग कृषि, भारत के कृषि की चर्चा करेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में, और जैसे भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करेंगे। इस पर यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन भी आया है हाल फिलहाल में, है ना, एग्रीकल्चर पर। अब देखिए, ये सब जो क्वेश्चन होगा, चैप्टर होगा, ये सब प्रेजेंट से जुड़ा हुआ, प्रेजेंट प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ रहेगा और प्रेजेंट प्रॉब्लम के हिसाब से इसको हम लोग डील करेंगे, समझ रहे हैं। भारतीय कृषि की विशेषता, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण, भारत में कृषि की संभावना, समस्या, कृषि के साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम है। अब इसी में आएगा हरित क्रांति, कृषि से जुड़ा हुआ है। 60 के दशक में भारत में हरित क्रांति आया, तो हरित क्रांति के क्या क्या माने जो है लाभ हुए, क्या क्या हानि हुए। हरित क्रांति का 3 एस्पेक्ट है। पहला इकोनॉमिक एस्पेक्ट, है ना, दूसरा सोशल एस्पेक्ट और तीसरा इकोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो तीनों, जैसे हरित क्रांति का हमारे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, हरित क्रांति का हमारे सामाजिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, और हरित क्रांति का हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, ये तीनों विषय को हम लोग चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चर के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। एग्रीकल्चर के बाद खनिज है, तो खनिज से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएगा, उसको हम लोग करेक्ट से देखेंगे, है ना। मिनरल्स के बारे में समझ रहे हैं। उसके बाद मिनरल्स के बाद इंडस्ट्री की बात करेंगे। इंडस्ट्री पर एक 2 क्वेश्चन बनेगा, औद्योगिक विकास से संबंधित, समझ रहे हैं। इसमें एक और आता है
औद्योगिक प्रदेश या औद्योगिक संकुल, जैसे औद्योगिक संकुल से क्या समझते, व्हाट यू मीन बाय इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एंड इंडस्ट्रियल रीजन, समझ रहे हैं? इससे कभी कभी क्वेश्चन आता है। उसके बाद औद्योगिक पिछड़ापन, ये बिहार जब आएंगे, बिहार में इस पर सवाल आएगा कि बिहार में औद्योगिक विकास का पिछड़ापन का क्या कारण है, बिहार में विकास की संभावना और समस्या है ना, तो बिहार पर इस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इंडस्ट्री के बाद फिर परिवहन क्षेत्र है, परिवहन में रेल है ना, ट्रांसपोर्टेशन में रेल, सड़क, जल और वायु परिवहन। अब देखिए जरूरी नहीं है आप अगर ये चैप्टर, सभी चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे, सभी चैप्टर को आप सिलसिलेवार ढंग से पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, तो जरूरी नहीं कि आपको इस साल रेल से पूछ दिया अगले साल नहीं पूछेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। आप इसको इग्नोर कर देंगे, आपको पूछ देगा, इसी से संबंधित सवाल पूछ देगा। अब जैसे सड़क पर ही पूछ देगा आपको, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या फिर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ये सब के बारे में पूछ देगा। बीआरओ के बारे में पूछ देगा कि बीआरओ क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। उसी में एक टर्म आया था बीओटी, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर, है ना। बीआरओ को भारत के सीमावर्ती भाग में सड़क निर्माण के लिए जिम्मा सौंपा गया, वो कार्य उसने किया। उसके बाद देश के आंतरिक भाग में भी उसको सड़क बनाने का जिम्मा दिया गया, आंतरिक भाग में भी सड़क बनाया, लेकिन उसको एक पॉलिसी अपनाई गई बीओटी, माने बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर। इस तरह से ये परिवहन पर आप देखिए। फिर जल परिवहन जो है भारत में, जल परिवहन की संभावना, समस्या, क्या क्या प्रॉब्लम है, या कुछ जल परिवहन के बारे में आपको भारत में जो राष्ट्रीय जल परिवहन मार्ग 1, 2, 3, 4 है उसकी जानकारी होनी चाहिए, है ना। और फिर जो है अगला है कि ये जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, जनसंख्या, इसी में जनजाति रहेगा। तो जनसंख्या में जैसे जनसंख्या वृद्धि, वितरण, जनसंख्या समस्या पर ज्यादा फोकस करना है, जनसंख्या समस्या। उसके बाद फिर कभी कभी वितरण से भी पूछ देता है, वितरण पर भी पूछ देता है। जैसे भारत में जनसंख्या का असमान वितरण है, इस पर अपना विचार कीजिए। या भारत में स्थान में परिवर्तन के साथ जनसंख्या वितरण परिवर्तित हो जाता है, जनसंख्या घनत्व परिवर्तित हो जाता है, इस पर अपना विचार कीजिए, समझ रहे हैं। उसके बाद इसी जनसंख्या से जुड़ा हुआ जैसे स्लम वगैरह है, गंदी बस्ती वगैरह है ना, नगरीय जो समस्या है उस पर भी सवाल आपको पूछा जा सकता है ना। और फिर जनसंख्या से उत्पन्न समस्या, क्या क्या प्रॉब्लम है, उस पर आपको जानकारी रखनी है। और इसी में आप जनजाति को भी समेट लीजिए। जनजाति जैसे भारत में कौन कौन से जनजाति हैं, भारत को जनजातीय क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, तो कौन कौन से जनजातीय क्षेत्र हैं और उसकी क्या क्या समस्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है, उसकी चर्चा किया जाएगा। और ये सब चैप्टर है। आप इसी तरह से बिहार जब जाएंगे, बिहार में है ना, यही सब चैप्टर आप लागू कर दीजिए। बिहार का फिजियोग्राफी, जैसे बिहार के भौतिक विभाग, इस पर क्वेश्चन आता है। बिहार में जलवायु को अलग से नहीं है, वो चैप्टर ओवरलैप कर जाएगा। जलवायु के बाद फिर नदी वगैरह से, जैसे बिहार में बाढ़ और सूखा, भारत में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बिहार स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, जैसे बिहार में बाढ़ सूखा की समस्या, खास करके बाढ़ की समस्या, समझ रहे हैं। और उसका समाधान क्या हो सकता है, बाढ़ के कारण क्या है और समाधान क्या हो सकता है ना। उसके बाद बिहार की मिट्टी क्वेश्चन आ जाएगा, बिहार में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उसकी जो विशेषता है उसके बारे में। फिर बिहार में कृषि पर, जैसे कृषि माने रोड मैप जो है, एग्रीकल्चर रोड मैप जो है, उस पर जो है फोकस करना है। क्या है अभी जो है ये दूसरा इसका फेज चल रहा है, इस पर जानकारी रखनी है। फिर बिहार में खनिज का मैंने जो है वितरण, क्या बिहार में खनिज, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और क्या क्या उससे जुड़ी हुई समस्या है। उसी में इंडस्ट्री से भी बिहार में औद्योगिक विकास का पिछड़ापन क्यों है, औद्योगिक विकास की संभावना और समस्या, इससे जुड़ी हुई बातें समझ रहे। और फिर पॉपुलेशन पर बिहार में जैसे कभी कभी देखिए ज्योग्राफी को कभी कभी क्या करता है, इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ देगा आपको। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ये जो लिंगानुपात है ना, लिंगानुपात के बारे में पूछा गया था, है ना, कि भारत में लिंगानुपात क्यों कम है ना।
और इसको आर्थिक विकास के साथ जोड़कर पूछा था सवाल। तो आप इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को दोनों को आप मिला कर अगर चलिएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन ज्योग्राफी को बेहतर तरीके से जानने के लिए आपको सारे चैप्टर को समझना पड़ेगा, और चैप्टर को अगर आप समझ गए, इस पर आपका कॉन्सेप्ट बन गया, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें चैप्टर वाइज करके हम लोग चलेंगे, इसी चैप्टर को ध्यान में रखकर, और एक चैप्टर से जितने भी संभावित प्रश्न बनते हैं अगर उसको तैयार कर लेते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि मेंस की तैयारी में जितने भी चैप्टर्स हैं, जो भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पर ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर्स हैं उस चैप्टर को पहले समझ लीजिए, उसको समझ लीजिए, लेक्चर के माध्यम से समझिए, है ना। उसके बाद पढ़िए, अब फिर उससे कितने संभावित प्रश्न बन सकते हैं आप अपने स्तर से भी बनाइए, और यहाँ पर आपको बना के दिया जाएगा। तो अगर आप ऐसे करके तैयार कीजिएगा, तो अगर मान लीजिए कहीं भी जो प्रश्न आपने तैयार किया, अगर उस प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट भी कर देगा, तो चूंकि आपको उस चैप्टर की समझ है, आपके पास उस चैप्टर की जानकारी आपके पास है, आप उस पर आप अच्छा विचार देंगे, लिखेंगे, और उसमें आपको अच्छा नंबर आएगा। तो इसमें जो है ये सारे चैप्टर है, इसको एक एक चैप्टर को हम लोग अलग अलग से पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। चैप्टर के साथ आप लोग तैयारी कीजिए, और अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए आप एक स्ट्रेटजी बनाइए, स्ट्रेटजी के तहत तैयारी कीजिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। क्योंकि भीड़ में अपने आप को अलग साबित करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और सही दिशा में चलना पड़ेगा, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए।